दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टोटल 5 कंपनीज़ को डिस्कस करने वाले हैं जिनके स्टॉक्स अभी के समय काफ़ी अट्रैक्टिव स्तरों पे हैं। तो कौन कौन से लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक कंपनी दोस्तों आईपीओ भी होने वाली है, मतलब एक जो कंपनी है उसका आईपीओ जस्ट आने वाला भी कुछ समय में ओपन हो चुका है सब्सक्राइब करने के लिए, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में बाकी जो 4 कंपनीज़ है वो केमिकल कंपनीज़ है, उन चारों कंपनीज़ में किस तरह की ग्रोथ है टेक्निकल्स के साथ में वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते दोस्तों पहली कंपनी से जो कि एक आईपीओ के जरिए उतर रही है बाजार में, जिसका नाम है प्लाजा वायर्स। और इसमें आप देख सकते हैं 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक खिड़की ओपन रहने वाली है। एक दिन ऑलरेडी हो चुका है। अब उसके अंदर आप देख सकते हैं कि रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। अगर आपको याद होगा तो उसको हमने बहुत पहले डिस्कस किया था जब डेटा भी अवेलेबल नहीं था कि लिस्टिंग डेट क्या है या इसका जीएमपी कैसा है, कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं था। लेकिन वहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेशन की थी कि इस आईपीओ में इन्वेस्टर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं और इसमें काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। अब उसके पीछे के रीज़न्स कुछ थे, जैसा कि आप पहला रीज़न यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि शेयर का जो प्राइस है वो काफ़ी कम है, 54 रुपीज़ का है। सेकंड आप देखोगे तो वायर एंड केबल के सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है जिसके अंदर काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है। अगर मैं एक बड़ी कंपनी की बात करूँ जो इस सेक्टर की सेकेंड बड़ी कंपनी है KEI, इस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से भी कल के दिन हमने एक काफ़ी बढ़िया कमेंट्री सुनी है, काफ़ी बढ़िया कमेंट्री पढ़ी है। टोटल सेक्टर के बारे में काफ़ी अच्छी बात इन्होंने की है। अपनी कंपनी को लेकर सिर्फ नहीं कहा है, टोटल सेक्टर के बारे में काफ़ी बढ़िया बात यहाँ पे की है कि ग्रोथ बहुत बढ़िया है। तीसरा पॉइंट अगर मैं इसमें देखने जाऊँ तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी हमने इसको डिस्कस किया था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 29 से लेकर 5 अक्टूबर तक खिड़की ओपन रहेगी। टोटल 54 रुपीज़ का एक शेयर मिलेगा जिसमें 277 शेयर्स आपको एक लॉट के अंदर मिल सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट की ग्रोथ, जो कि देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू को देखने जाओगे तो 145 करोड़ का रेवेन्यू था जो कि बढ़ के 176 करोड़ के आसपास होता है। उसके बाद में 182 करोड़ के आसपास होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 4 करोड़ का प्रॉफिट, 6 करोड़ का, उसके बाद में 7.5 करोड़ का। तो प्रॉफिट इसका बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। एक बहुत बढ़िया परसेंटेज हम नहीं बोल सकते हैं कि प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत बढ़िया है, लेकिन दोस्तों जिस तरह की वैल्यूएशन के हिसाब से ये कंपनी अभी के समय अवेलेबल है उसके हिसाब से ग्रोथ बहुत ही कमाल की है। इसमें आप देख सकते हैं 22 के आसपास का पीई रेशियो इसमें अभी के समय यहाँ पर दिख रहा है, जो कि एग्जैक्टली 22 नहीं है। मेरे हिसाब से ये 25 या 26 के आसपास में भी हो सकता है। और उसके हिसाब से आप देखोगे तो मार्केट कैप भी काफ़ी कम है, 236 करोड़ का जस्ट मार्केट कैप है। और ये जो भी कंपनीज होती है जिनमें प्रॉफिट का अमाउंट काफ़ी कम होता है, मतलब 7 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है काफ़ी बढ़िया परसेंटेज के साथ में। तो 7 करोड़ का प्रॉफिट 14 करोड़ का, 21 करोड़ का, मतलब कंटिन्यूसली डबल ट्रिपल मल्टीपल ईजिली हो जाता है, बहुत ही कम समय में हो जाता है। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं कंपनी के जीएमपी के बारे में, मतलब ग्रे मार्केट का प्रीमियम क्या है। एक स्टॉक अगर 54 रुपीज़ का है तो उसके ऊपर कितना अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्टर्स पे करने के लिए रेडी है। तो करेंटली अगर मैं देखने जाऊँ तो 15 रुपीज़ एडिशनल अमाउंट इन्वेस्टर्स पे करने के लिए रेडी है। मतलब इसके ऊपर अगर आप 15 रुपीज़ का जीएमपी ऐड करोगे तो जो भी इसका समय आएगा उस लेवल पे आज के दिन अगर ये लिस्ट होता तो उस लेवल पे इसकी ओपनिंग हो सकती थी। परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो 28% का यहाँ पे प्रीमियम अभी के समय इन्वेस्टर्स को मिल रहा है। अब इसको डिस्कस किया था, वहाँ पे जीएमपी डेटा अवेलेबल नहीं था। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं 10 का होता है, कल के दिन भी 10 का था, या फिर हम बोल सकते हैं परसों के दिन 10 का था। उसके बाद में आज के दिन 15 रुपीज़ के आसपास हो चुका है। मेरे हिसाब से अभी जस्ट एक दिन हुआ है इसको, और उसमें जिस तरह का रेस्पॉन्स मिला है बहुत कमाल का है। आधे घंटे के अंदर पूरी एप्लीकेशन भर गई थी, टोटल सब्सक्रिप्शन इसका पूरा हो गया था 100%। रिटेलर्स ने इसको अभी तक 26 गुना भरा है। और भी मुझे लग रहा है कि जो 2 दिन बाकी है या जो 5 अक्टूबर तक दिन बाकी है उसके अंदर काफ़ी और सब्सक्रिप्शन इसमें आ सकते हैं। तो 28% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स एक्सपेक्ट इसमें किए जा सकते हैं। तो इसमें अच्छी लिस्टिंग होने की संभावना दोस्तों अभी के समय पूरी बनी हुई है। अब डिस्कस करते हैं बाकी की 4 कंपनीज़ को जो कि बाज़ार में ऑलरेडी लिस्टेड है। चारों केमिकल कंपनीज़ है। केमिकल कंपनीज़ को इन्वेस्टर्स मतलब केमिकल कंपनीज़ के बारे में इन्वेस्टर्स को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि इतनी सारी कंपनीज़ है, कोई ना कोई कंपनी किसी भी सेगमेंट के अंदर लीडर है, तो ऐसे में कैसे चुने। मतलब बहुत सारी कंपनीज़ हो जाती है या फिर कन्फ्यूज़न हो जाती है जिसमें से फिर इन्वेस्टर्स कुछ भी नहीं ले पाते। तो वो कन्फ्यूज़न मुझको भी होती है, लेकिन मैं उसको कैसे दूर करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहली कंपनी से शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहली कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट। इसके अंदर आप देख सकते हैं 2120 के आसपास की क्लोजिंग है। और इसमें अगर मैं पैटर्न को देखने जाऊँ तो पैटर्न आपको सिंपली एक स्विंग पैटर्न यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड के साथ में स्विंग बन रहे थे। फिर यहाँ पर एक बॉटम फॉर्मेशन होता है जो कि हमने डिस्कस किया था डब्ल्यू पैटर्न के साथ में, रेसिस्टेंस तक पहुँच गया था, प्रॉफिट की बुकिंग आई थी, फिर एक स्विंग बना और फिर एक स्विंग यहाँ पे बन सकता है।
तो पहला जो स्विंग थे, पहले के समय जो स्विंग थे वो डाउन ट्रेंड के पैटर्न में थे, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद में अपर लेवल की तरफ या अपर ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये चीज़ आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन के हिसाब से दिखाऊं तो 2120 के आसपास की क्लोजिंग है। अगर इसको सपोर्ट लेना होगा तो 3-4% और नीचे आता है 2000 के आसपास। अगर ये आपको अवेलेबल हो जाता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट का लेवल हम इसमें मान सकते हैं। ग्रोथ इसमें काफ़ी बढ़िया आती है। सोडियम नाइट्राइट के अंदर कंपनी के पास में 70 या मोर देन 70% का मार्केट कैप्चर्ड है। लॉन्ग टर्म में इसमें बहुत बढ़िया रिटर्न्स इन्वेस्टर्स के बने हैं। और कमोडिटी केमिकल मान सकते हैं जिसके अंदर अप्स एंड डाउन्स काफ़ी हैवी रहती है, लेकिन कोई होल्ड कर जाता है तो ऐसी कंपनी इसमें काफ़ी बढ़िया अमाउंट बनते हैं। प्रॉफिट का कंपैरिजन तो नहीं, लेकिन हम सेल्स का कंपैरिजन करेंगे आगे चल के कि ग्रोथ इन चारों कंपनीज़ में कैसी है, किस में कितनी ग्रोथ है, किस में कितनी ग्रोथ नहीं है। इसके बाद में दोस्तों डिस्कस करते हैं सेकंड कंपनी को, जिसका नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि हम जिन 4 कंपनीज़ को डिस्कस करें वो 4 कंपनीज़ मैंने आपके सामने ऐसी रखने की कोशिश की है जिनके चार्ट सभी के समय स्ट्रॉन्ग है। मतलब बात करने के ऊपर हम आगे चल के बात कर लेंगे बाकी केमिकल कंपनीज़ के ऊपर, लेकिन यहाँ पर मैं उन्हीं कंपनीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ जिनके चार्ट्स स्ट्रॉन्ग है। मतलब कुछ ऐसी कंपनी है जिसने या तो अपना अभी तक मेजर सपोर्ट ब्रेकडाउन नहीं किया है, या कुछ ऐसी कंपनीज़ है जिनका सपोर्ट असेंडिंग ट्रेंड लाइन के हिसाब से है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है जो कि अच्छी कंपनीज़ है। अगर मैं बात करूँ तत्व चिंतन है, लेकिन उसका पैटर्न अभी के समय काफ़ी ख़राब है। क्लीन साइंस है डाउन ट्रेंड पैटर्न में, बहुत बढ़िया कंपनीज़ है दोनों की दोनों, या और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ है, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो कंपनीज़ अच्छी नहीं है। यहाँ पर जस्ट हम चार्ट के पैटर्न के हिसाब से डिस्कस करें ताकि हमको आइडिया मिले कि अभी के समय बाजार किन कंपनीज़ में थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान दे रहा है, किन कंपनीज़ में थोड़ा सा अच्छी तरह से बाइंग देखने को मिलती है, कन्विक्शन इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि चार्ट के पैटर्न के अंदर हमको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। सो इसके अंदर भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ मिलती है इन्वेस्टर्स को, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें मिली है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसने मेजर सपोर्ट को अभी तक ब्रेकडाउन नहीं किया है। सो इसको अगर मैं डिटेल में दिखाऊं तो 1846 के आसपास की क्लोजिंग है। 1800 के आसपास इसने काफ़ी सपोर्ट लिया था, काफ़ी एक्यूमुलेशन करने का मौका इसमें इन्वेस्टर्स को मिला था। उसके बाद में काफ़ी बढ़िया तेजी आती है, वहाँ पे इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सा वेट किया होगा, क्योंकि ये जो तेजी थी विदाउट अर्निंग्स थी, नंबर्स आए नहीं थे, ऐसा कुछ था भी नहीं। तो वापस से स्टॉक्स नीचे आते हैं केमिकल कंपनीज़ के, और यहाँ पे वापस से एक मौका मिलता है। मतलब 1800 तक पहुँचा नहीं तो ठीक है, कभी चलता है थोड़ा सा ऊपर नीचे। यहाँ पर भी आप देखोगे तो 1760 तक था, उसके बाद में सपोर्ट इसका 1800 हो गया। अब हो सकता है थोड़ा सा ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो सपोर्ट के आसपास है, इसको भी चाहे तो देखा जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंपनी को, जिसका नाम है एसआरएफ। तो एसआरएफ भी काफ़ी कमाल की कंपनी, B2B के अंदर आप देखोगे तो सबसे बड़ी केमिकल कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से 2250 के आसपास के क्लोजिंग लेवल आप इसमें देख सकते हैं। सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न इसमें आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें जो टॉप है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी इसको एक कमजोरी मान सकते हैं, लेकिन बॉटम इसमें ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसको मजबूती मान सकते हैं। तो इसलिए सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों की संभावनाएं पूरी होती है। अब इसमें क्या होगा आगे चल के देखना पड़ेगा, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। यहाँ पे ब्रेकडाउन होने की संभावना काफ़ी हाई थी, क्योंकि इसके नंबर्स काफ़ी बुरे थे, लेकिन उस समय ऐसा हुआ नहीं। तो देखते हैं अभी के समय ऐसा होता है या फिर नहीं होता है। तो इसका भी चार्ट का पैटर्न स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेजर सपोर्ट को इसने ब्रेक नहीं करा, असेंडिंग ट्रेंड लाइन पैटर्न के हिसाब से ये परफॉर्म करा। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे बताऊँ तो सिंपली आप देख सकते हैं 2250 के आसपास की क्लोजिंग है। सपोर्ट इसको मिल सकता है 2200 से लेकर 2100 के बीच में, मतलब इस लेवल पे अगर आपको मिल जाता है तो फिर एक सपोर्ट मान सकते हैं। मतलब इसमें भी थोड़ी सी गिरावट बाकी है 2-3% की, या फिर ये जो भाव है ये भी काफ़ी सही प्राइस है। इसमें भी दोस्तों इन्वेस्टर्स को काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स कमा के दिए हैं। कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से डेफिनेटली कमेंट्री हमने पढ़ी है कि 2-3 क्वार्टर खराब जा सकते हैं कंपनी के, बट ये सभी कंपनीज में हमको सुनाई दे रहा है। इस कंपनी में थोड़ा सा मतलब ज़्यादा आगे तक की बात कर दी है, बट फिर भी स्टॉक मजबूत है, क्योंकि इन्वेस्टर्स हमेशा फ्यूचर के हिसाब से देख के प्रेजेंट के अंदर बाइंग करते हैं। तो 2-3 क्वार्टर बाद जब अच्छे नंबर्स आएंगे तो स्टॉक आपको फिर रेसिस्टेंस या उसके ब्रेकआउट के बाद मिलेंगे, तो वो चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी दोस्तों इसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स। इसका भी चार्ट का पैटर्न आप देखोगे तो मजबूत है, यहाँ पे कमज़ोर था बट एक रिवर्सल इसको मिलता है। रिवर्सल के बाद में ये डाउन ट्रेंड से निकल के अप ट्रेंड की तरफ जाना शुरू कर देता है। एक चैनल को ड्रॉ करें तो उसके अंदर आपको ये स्थिति मिलेगी कि ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, वापस से सपोर्ट रेसिस्टेंस तक पहुंचा नहीं, क्योंकि हमने कुछ अभी के समय बाजार को गिरते हुए देखा है, बैड न्यूज़ देखी, अदरवाइज ये यहाँ तक पहुँच जाता। उसके बाद में फिर इसमें फॉल आता, बट इसमें पहले से ही फॉल शुरू यहाँ पे हो गया है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो 4795 के आसपास की क्लोजिंग है। अगर ये 4700 के आसपास आता है तो इसको एक सपोर्ट माना जाएगा,
ऊपर से काफ़ी डिस्काउंट है। एग्जैक्टली इन्वेस्टर्स वेट नहीं करते कि एग्जैक्टली 4700 पे ही आए, जस्ट हम एक आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि इन कुछ स्तरों पे सपोर्ट बन सकता है। कभी कभी थोड़े से ऊपर, कभी कभी थोड़े से नीचे आके भी स्टॉक सपोर्ट ले लेते हैं। जस्ट एक आइडिया मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और किसी भी कंपनी के लिए कोई कॉल टिप कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे हिसाब से अच्छी कंपनीज़ है, सभी कंपनीज़ है, और केमिकल कंपनीज़ में भी किसी में डिस्काउंट है, तो मेरे हिसाब से इन सभी कंपनीज़ में अच्छे मौके इन्वेस्टर्स को भी किसी में मिल रहे हैं। बाकी सभी कंपनीज़ को ले नहीं सकते इन्वेस्टर्स, इतने पैसे होते नहीं, LIC अपन है नहीं, तो फिर अपने को फाइंड करना होता है कि हमारे लिए कौन सी कंपनी अच्छी है। तो उसके लिए आपको मैं डेटा दिखाऊंगा जिसके अंदर हम प्रॉफिट की ग्रोथ का डेटा नहीं देखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट की ग्रोथ के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस है, फाइन के अंदर कुछ एक्सेप्शंस है। किसी कंपनी में अदर इनकम ज़्यादा हो चुकी है, किसी में टैक्स थोड़ा सा ऊपर नीचे हो चुका है, तो उसमें सही डेटा मिलेगा नहीं। तो इससे बढ़िया है कि हम डिमांड को देखें और सेल्स की ग्रोथ को देखें। तो अगर मैं SRF की बात करूँ तो इसमें आप देख सकते हैं हर टाइम फ्रेम के अंदर डबल डिजिट के साथ में ग्रोथ है। इट मीन्स ये बहुत अच्छी कंपनी मान सकते हैं ग्रोथ के हिसाब से। सेल्स बढ़ रही तो प्रॉफिट तो और बढ़िया इसका बड़ा है। तो सभी कंपनी है ग्रोथ कंपनी, आप देख सकते हैं किसी में भी आपको सिंगल डिजिट के साथ में ग्रोथ नहीं मिलेगी किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर। फिर हमको देखना है कि अच्छी ग्रोथ कहाँ पे है। अब मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, केमिकल कंपनीज़ में क्या होता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ केमिकल कंपनीज़ आपको, मतलब सभी केमिकल कंपनीज़ आपको इस दिशा में जाती हुई दिखाई देगी, ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ केमिकल कंपनी कभी अंडर परफॉर्म करेगी, जो अच्छा परफॉर्म कर चुकी है वो बाद में अंडर परफॉर्म करेगी, कभी कभी यहाँ पे तेजी होगी। ये हमने डिटेल में कंपैरिजन किया है। SRF को देख सकते हैं, एक समय था जहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज़ 4 to 5 टाइम्स हो गई थी, वहाँ पे ये 40 to 50% डाउन था। उठा के देखोगे आप गूगल के चार्ट को डिटेल में तो आपको आइडिया मिलेगा। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको समझ में ये आएगा कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 3 साल की सेल्स की ग्रोथ की, तो SRF की 27 थी, तो दीपक की 23 थी, इसी में 42 थी फाइन की। ठीक है, अब फाइन यहाँ पे विजेता था 3 साल की ग्रोथ के अंदर। अगर मैं बात करूँ पिछले 5 साल की ग्रोथ की, तो यहाँ पे विजेता दोस्तों हैं दीपक नाइट्राइट, जिसने 3 साल में सबसे कम ग्रोथ दी है। वो यहाँ पे 5 साल में सबसे हाई ग्रोथ दे चुका है। इससे आपको आइडिया ये मिलेगा कि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी जो आप खरीदोगे गिरेगी नहीं। अगर आप गिरावट पे किसी भी, इन चारों में पैसा बनेगा, इन चारों में से किसी भी कंपनी को इन्वेस्टर खरीद लेगा, गिरावट में टिक के बैठ जाएगा, तो चारों कंपनीज़ में पैसा बनेगा। ये मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ 7 साल की सेल्स की ग्रोथ की, तो यहाँ पे विजेता आपको दिखाई देगा दीपक ही, और उसके बाद में दो यहाँ पे डेटा नहीं है 10 साल का। दोनों कंपनीज़ ने, SRF ने और विनाती ने, बराबर के परफॉर्मेंस दिए हैं। सो देख सकते हैं आप अपने हिसाब से, सारी कंपनीज़ अच्छी कंपनीज़ है। सेल्स की ग्रोथ आप देख सकते हैं, कभी किसी की बढ़ेगी, कभी किसी की नहीं बढ़ेगी। सेक्टर्स अलग अलग होते हैं। किन कंपनीज़ को ये कंपनी अपना केमिकल देती है वो सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कहाँ पे एक्सपोर्ट करती है, किस कंट्री में एक्सपोर्ट ज़्यादा है, उस कंट्री में क्या दिक्कतें हैं, क्या दिक्कतें नहीं है, डिमांड कहाँ पे अच्छी है, किस सेक्टर में लीडरशिप है, वो सेक्टर कैसा कर रहा है। तो सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे डिपेंड करती है। तो जब भी दोस्तों मुझे लेना होता है, किसी केमिकल कंपनी में निवेश करना होता है, तो सिर्फ एक कंपनी एक टाइम पे उसको मैं रडार पे रखता हूँ और उसमें बाय एंड डिप करता हूँ। करंटली इस कंपनी में चल रही है बाय एंड डिप, और मैं खरीद रहा हूँ, इस वजह से आप मत खरीद लेना, क्योंकि फिर वो गलत होगा। अगर आप पहले से बाय कर रहे हैं इसको तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको खरीद रहा हूँ तो मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ या इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो फिर आप इसको मत खरीदिए। ठीक है, लॉस प्रॉफिट दोनों चीज़ आपकी है, तो वो चीज़ आपको देख के चलनी है। अब जैसे यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि सभी कंपनीज अच्छी है, अब आपको देखना है कि कौन सी कंपनी डिस्काउंट के साथ में, सपोर्ट के साथ में। तो चलो चारों कंपनी है। अब मैं क्या देखता हूँ कि मुझे कन्विक्शन किस कंपनी में ज़्यादा है। अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आज पहली बार, मतलब इस गिरावट में इसको नहीं ले रहा हूँ, काफ़ी पहले से होल्ड कर रहा हूँ, और जितना होल्ड कर रहा हूँ उससे कई साल पहले से मैं इसको देख रहा हूँ। तो ऐसे में कन्विक्शन आता है। मैनेजमेंट की समझ आपको किस कंपनी की ज़्यादा है, किस मैनेजमेंट के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं, मतलब समझते हैं, पढ़ते हैं, वो चीज़ डिपेंड करती है। स्टॉक के चाल आप देख सकते हैं कि कितना उसका बीटा है, कितनी वॉलेटिलिटी आती है, वो चीज़ डिपेंड करती है। तो अल्टीमेटली कन्विक्शन डिपेंड करता है। ये सारी कंपनीज बढ़िया है, इनमें से जो भी कंपनी इन्वेस्टर अपनी कन्विक्शन के हिसाब से खरीदेगा, खरीदने पर पैसा नहीं बनेगा, होल्ड करने पे पैसा बनेगा। आप देख सकते हैं कि किस में आपका कन्विक्शन है। चारों कंपनी में पैसा बनेगा और बढ़िया पैसा बनेगा, क्योंकि चारों कंपनीज में बढ़िया सेल्स की ग्रोथ है। तो ये मेरा एक पॉइंट था आपको समझाने का कि केमिकल कंपनीज में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जिसमें कन्विक्शन है अच्छा उसके स्टॉक लो। एक और पॉइंट आपको बताऊंगा, इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा कि जो कंपनी अभी रिसेंट लिस्टेड है उसमें इतना कन्विक्शन मेरा नहीं आता है, हो सकता है आपका भी नहीं हो, तो वहाँ पे हो सके तो कम बाइंग इन्वेस्टर करते हैं। और जिन कंपनीज़ का लॉन्ग टर्म का चार्ट अवेलेबल है उन कंपनीज़ में थोड़ा सा कन्विक्शन मेरा ज़्यादा आता है, तो उसी में अच्छी बाइंग होती है। तो वो चीज़ आप इसमें ऐड करके चल सकते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और ये आज का पहला वीडियो था। बट कल के वीडियोस की बात करें तो टोटल 4 वीडियोस अवेलेबल है। काफ़ी सारी कंपनीज हमने डिस्कस की है, काफ़ी कम लोगों ने देखा है।
ये सोच के कि छुट्टियाँ है, बट ये सभी स्टॉक्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं लेवल्स को, क्योंकि इनको डिस्कस दोबारा से हम नहीं करेंगे। और जो बाजार ओपन होगा तो इनमें काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इनको चेकआउट कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।